नमस्कार कक्षा 10वीं के प्रिय छात्रों, प्रकल्प फन विद हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम गद्य भाग में से स्पर्श के गद्य भाग में से लीलाधर मंडलोई द्वारा रचित ततारा वामिरो कथा पर चर्चा करेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसकी खबर मिलती रहे। पिछले भाग में हमने देखा कि ततारा और वामिरो की मुलाकात होती है। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है, लेकिन वे अपना प्रेम व्यक्त नहीं करते। दोनों अपने अपने घर लौट जाते हैं। ततारा वामिरो से अगले दिन आकर मिलने के लिए कहता है, लेकिन वामिरो मना कर देती है। घर पहुंचकर वामिरो ततारा को भूल नहीं पाती, क्योंकि जिस प्रकार का जीवन साथी उसने सोचा हुआ था, ततारा बिल्कुल वैसा ही था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था, अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा। किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वो अचंभित था, साथ ही रोमांचक भी। अब वामिरो ततारा के प्रति सम्मोहित हो चुकी थी। उसे ततारा से थोड़ा प्रेम भी हो चुका था, लेकिन उसे पता था कि दूसरे गांव के युवक के साथ वो विवाह नहीं कर पाएगी, क्योंकि यह उनके रीति के विरुद्ध था। उसे भूल जाना ही इसलिए उसने श्रेयस्कर समझा, यानी बेहतर समझा। लेकिन बार बार जब भी वो उसे भूलने की कोशिश करती, उसकी आंखों के सामने ततारा का चेहरा आ जाता और उसका चेहरा निर्निमेष याचक की तरह था। निर्निमेष यानी बिना पलके झपकाए। और उसे याद आ जाता कि ततारा ने कहा था कि वो उसके लिए प्रतीक्षा करेगा। किसी तरह दोनों की रात बीती, लेकिन दोनों के हृदय, ततारा वामिरो दोनों के हृदय व्यथित थे, बेचैन थे। और फिर अगला दिन भी आंच रहित बीता। आंच रहित यानी ठंडा, बिना किसी जोश के बीता। और पूरा दिन जैसे तैसे गुजरने लगा, क्योंकि दोनों को ही शाम की प्रतीक्षा थी। अब ततारा के लिए मानो ये जीवन की सबसे लंबी प्रतीक्षा थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि उसके शांत और गंभीर जीवन में वह हमेशा जोश से भरपूर रहा था। कभी भी इतना शांत नहीं रहा था, इतना बेचैन नहीं रहा था। लेकिन आज पहले वाले जैसा समय नहीं था। आज कुछ समय हटकर ही था। वो अपने आप पर अचंभित था, उसे आश्चर्य हो रहा था, लेकिन साथ साथ रोमांचित भी था। वो बहुत ज्यादा खुश भी था। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामिरो ना आई तो? वो कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी, जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। कुछ और, कुछ और। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। सचमुच वो वामिरो थी। ततारा सूर्यास्त के पहले ही समुद्र किनारे पहुंच गया। वहां पर वामिरो की प्रतीक्षा करने लगा। यहाँ पर एक मुहावरा है, पहाड़ की तरह, यानी दुख से भरा हुआ। तो वामिरो का इंतजार वो कर रहा था और हर पल उसे दुख से भरा हुआ लग रहा था। उसके भीतर एक आशंका भी थी। उसे शक था कि अगर वामिरो ना आई तो क्या होगा। वो कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, वो सोच नहीं पा रहा था कि क्या होगा, सिर्फ प्रतीक्षा कर रहा था। उसमें एक आस की किरण थी, यानी इच्छा थी, एक आशा थी उसके अंदर कि शायद वो जरूर आए, शायद वामिरो जरूर आए। और ये आशा की किरण भी डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी, यानी जो आशा थी वो कभी भी निराशा में बदल सकती थी, क्योंकि वामिरो अभी तक नहीं आई थी। लेकिन अचानक नारियल के झुंड के पास उसे कोई दिखाई दिया, और जब
वो आकृति साफ हुई, वो रूप साफ हुआ। उसे ध्यान से देखा कि वहां पर कौन है, तो उसे पता चला कि वो वामीरो है और वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। आगे पढ़ते हैं। लगा जैसे वो घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना ना भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एकटक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। जब ततारा ने वामीरो को देखा तो उसे लगा कि जैसे वो घबरा रही थी, डरी हुई थी, क्योंकि अपने को छुपाते हुए आगे आ रही थी वो, और बीच बीच में यहाँ वहां देख रही थी कि कहीं उसे कोई देख ना ले। और फिर जल्दी जल्दी वो आई और ततारा के सामने आकर ठिठक गई। ठिठक जाना यानी रुक जाना। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। दोनों के अंदर प्रेम के भाव थे, लेकिन वे एक दूसरे को बता नहीं रहे थे और बस देखते जा रहे थे। सूर्यास्त हो चुका था और कुछ देर बाद अचानक वामिरो सचेत हुई। उसे होश आया कि उसे घर जाना है और वो एकदम से भाग गई। उसके जाने के बाद भी ततारा वहीं पर खड़ा था, निश्चल यानी बिना हिले हुए, शब्दहीन यानी चुपचाप। वो बिना हिले हुए चुपचाप वामिरो को जाता हुआ देखता रहा। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। वामीरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। दोनों का संबंध संभव ना था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामीरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे। अफवाहें फैलती रहीं। अब एक बार जब ततारा और वामीरो मिले, उसके बाद लगातार हर रोज वहां पर मिलते, उसी जगह पहुंचते और एक दूसरे को देखते रहते। ना वो बातें करते, ना अपना प्रेम एक दूसरे को जताते। बस भीतर समर्पण था, यानी प्रेम था उनके अंदर, जो अनवरत गहरा रहा था, लगातार गहरा रहा था। दोनों के मन में प्रेम था, लेकिन दोनों एक दूसरे को अपना प्रेम ना तो बता रहे थे और ना ही जता रहे थे। लपाती के कुछ युवकों ने इनके प्रेम को देख लिया और ये बात हवा की तरह बह उठी, यानी चारों तरफ इनके प्रेम की खबर फैल गई। वामीरो लपाती की थी, ततारा पासा का था। दोनों अलग अलग गांव के थे, इसलिए उनके बीच विवाह संभव ना था। वहां की रीति थी कि दोनों युवक और युवती को एक ही गांव का होना था। ये दोनों अलग अलग गांव के थे, तो इनका विवाह संभव नहीं था और इसलिए इन दोनों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों नहीं माने और दोनों मिलते रहे। लगातार रोज उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे और उनके बारे में खबरें, अफवाहें फैलती रही। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन से युवकों की शक्ति प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक ना था। उसकी व्याकुल आंखें वामीरो को ढूंढने में व्यस्त थीं। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वो वामीरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी। अब कुछ समय के बाद पासा गांव में, पासा जहां पर ततारा रहता था, उस गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ और इस पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट यानी बलशाली, हट्टे कट्टे पशुओं के प्रदर्शन होते हैं और इसके साथ साथ पशुओं का और युवकों का, उनके दोनों के बीच में प्रतियोगिता होती है और यह साल में एक बार होता है और सारे गांव के लोग इसमें आते हैं, यहाँ आते हैं और इसमें भाग लेते हैं। और इस प्रतियोगिता के बाद वहां पर नाच गाना होता है और भोजन का भी आयोजन होता है और शाम को लोग
पासा में एकत्रित होने लगे। शाम से, यानी जब वहां पर ये पशु पर्व हो रहा था, तो शाम से ही लोग वहां पर आने लगे और धीरे 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 कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा हर बार इन सब कार्यक्रमों में भाग लेता था, लेकिन इस बार उसका मन इसमें बिल्कुल ना था। वो बेचैन था और उसकी आंखें जो थी बेचैनी से वामीरो को ढूंढ रही थी। यानी वो देख रहा था कि वामीरो कहाँ है, वो आएगी कि नहीं आएगी। अचानक उसके पास नारियल के झुंड के पीछे उसे लगा कि शायद कोई है, और पास जाकर जब उसने देखा तो उसे पता चला कि वो वामीरो थी। लेकिन वामीरो सामने नहीं आ रही थी, आने में झिझक रही थी, संकोच कर रही थी। और जब ततारा ने उसे देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी आंखें तरल थी, यानी गीली थी, मतलब वामीरो रो रही थी। होंठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूटकर रोने लगी। ततारा विह्वल हुआ, उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किंग कर्तव्य विमूढ़ था। वामीरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी मां वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव में कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामीरो की मां क्रोध में उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। ये ततारा के लिए असहनीय था। वामीरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। जब ततारा ने वामीरो को देखा तो वामीरो रो रही थी, उसके होठ कांप रहे थे और ततारा को देखते ही और जोर से रोने लगी। ये देखकर ततारा विह्वल हुआ, यानी बेचैन हो गया। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वामीरो और जोर से रोने लगी थी। ततारा किंग कर्तव्य विमूढ़ था, यानी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। वामीरो के रोने की आवाज सुनकर उसकी मां वहां पर आ गई और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। आग बबूला होना मुहावरा है जिसका मतलब है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। और सारे गांव वाले थे वहां पर और उनकी उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। वामीरो की मां को बहुत अपमानित महसूस हुआ उसे कि उसकी बेटी किसी और के साथ वहां पर खड़ी थी। गांव के लोग भी वहां पर पहुंच गए और वामीरो की मां बहुत ज्यादा क्रोधित हो उठी। उसने ततारा को बहुत भला बुरा कहा, बहुत बुरी तरह से उसे अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा को अपमानित करने लगे और ये सब ततारा सहन नहीं कर पाया। वामीरो रो रही थी और ततारा का गुस्सा और ज्यादा हो गया। उसे जहां विवाह के निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खीज। वामीरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह ना सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वो पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वो तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वो हाँफ रहा था। ततारा को गुस्सा था कि ऐसी कैसी परंपरा कि दो लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते। ये क्या परंपरा है कि युवा और युवती का अलग अलग गांव का होना एक बाध्य था, एक रुकावट थी। और इस परंपरा पर उसे क्षोभ था, यानी गुस्सा था। और उसे अपनी असहायता पर खींच थी। उसे अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वामीरो दुखी थी। उसके दुख को देखकर ततारा और ज्यादा दुखी हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और सोचते सोचते अनायास, यानी अचानक ही उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। मूठ यानी हैंडल। तो अचानक ही उसका हाथ वहां पर चला गया। तो उसने तलवार उठा ली और इतना ज्यादा उसमें गुस्सा था, उसका गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था कि उसके तलवार को देखकर वहां के लोग एकदम चुप हो गए। चारों तरफ सन्नाटा सा खिंच गया ना, चारों तरफ चुप्पी सी छा गई थी। ततारा के पास और कोई रास्ता नहीं था। अपने क्रोध का शमन करना था, यानी उस क्रोध को शांत करना था। जब वामीरो की मां ने उसे अपमानित किया, जब वहां के लोगों ने उसे अपमानित किया, तो ततारा को बहुत गुस्सा आया। लेकिन
अपने गुस्से का शमन वो दूसरों को अपमानित करके नहीं करना चाहता था, तो उसने तलवार उठाई और गुस्से से उसे धरती में घुसा दिया। और क्रोध के कारण उसमें ताकत भी बढ़ गई थी और इसी ताकत से वो उस तलवार को अपनी ओर खींचने लगा। चारों तरफ लोग घबरा रहे थे और ततारा उस तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते बहुत दूर तक ले गया। वो रुक नहीं रहा था, उसके गुस्से का शमन भी नहीं हो रहा था, इसलिए वो लगातार उस तलवार को जमीन पर घुसाकर खींचता हुआ बहुत दूर तक निकल गया। अचानक जहां तक लकीर खिंच गई थी वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना ना की थी, वे सिहर उठे। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, ततारा ततारा ततारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। ततारा जमीन पर तलवार को घुसाकर उसे खींचता जा रहा था और खींचते खींचते जमीन पर दरार होने लगी थी, यानी क्रैक होने लगा था। जमीन दो टुकड़ों में बंटने लगी थी। अब जोर की आवाज हुई, एक गड़गड़ाहट हुई और धरती ज्यादा से ज्यादा फटती जा रही थी, चौड़ी होती जा रही थी। और जब ततारा अंतिम सिरे तक पहुंचा, सभी भयाकुल हो उठे, यानी डर गए थे और वे सिहर उठे। ऐसे दृश्य को देखकर वहां खड़े हुए लोग कांप उठे। वामीरो धरती के एक तरफ चीखती हुई जा रही थी, ततारा को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस गड़गड़ाहट में ततारा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि ततारा जमीन के उस तरफ था और वो लगातार अपनी तलवार को खींचता जा रहा था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा था और दूसरी तरफ वामीरो। ततारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वो छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वो नीचे की तरफ फिसलने लगा। वो लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उबर कर डूब रही थी, वामीरो 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 वामीरो। उधर वामीरो भी ततारा 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 पुकार रही थी। चाकता रहा, यानी काटता रहा। जैसे ही ततारा अपनी तलवार से जमीन को काट रहा था, वो अंतिम छोर तक पहुंचा और जमीन के दो टुकड़े हो गए, यानी द्वीप दो भागों में विभाजित हो चुका था। एक तरफ ततारा था और दूसरी तरफ वामीरो थी। अब अचानक ततारा को होश आया कि उसने क्या किया, और उसे पता चला कि वो उस द्वीप पर है, यानी उस टुकड़े पर है जो समुद्र में धंसने लगा था, जो समुद्र की ओर फिसलने लगा था। अब वो डर गया। उसने छलांग लगाने की कोशिश की, इस सिरे को थामना चाहा, यानी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ नहीं पाया और फिसल गया। और वह उस टुकड़ी पर था जो लगातार समुद्र की ओर फिसल रहा था। उसकी टुकड़ी समुद्र में बह रही थी। उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज बार बार आ रही थी, वो बार बार वामीरो को पुकार रहा था, और यहाँ पर वामीरो भी बार बार ततारा को पुकार रही थी। दोनों एक दूसरे को पुकार रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। ततारा लहूलुहान हो चुका था। वो अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वो कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामीरो पागल हो उठी। वो हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों तक बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वो एक तरह विलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग ना मिल सका। अब ततारा लहूलुहान हो चुका था, यानी खून से लथपथ हो चुका था, और वो अचेत होने लगा, वो बेहोश होने लगा था, और थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गया। वो कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर था। भूखंड यानी टुकड़ा,
अंश, भूमि का अंश उस पर पड़ा हुआ था जो समुद्र में बह रहा था। और बहते बहते ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन इधर वामीरो पागल हो उठी। ततारा के जाने के बाद वामीरो पागल हो उठी और हर शाम और हर समय वो ततारा को ढूंढती हुई वहीं पहुंच जाती जहां से ततारा बह गया था, और वहां पर घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया था, परिवार से वो अलग सी हो गई थी, और एक दिन वो वापस ही नहीं आई। लोगों ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग ना मिल सका, यानी किसी को कोई पता ना लग सका कि वो कहाँ चली गई। आज न ततारा है न वामिरो, किंतु उनकी ये प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखी परिवर्तन के लिए थी। अब पाठ के अंत में बताया जा रहा है कि आज ततारा भी नहीं है और ना ही वामिरो है, लेकिन ये प्रेम कथा, ये लोक कथा हर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मानना है कि ततारा ने जो 2 टुकड़े किए थे कार निकोबार के, उसमें से जो दूसरा टुकड़ा था वही आज लिटिल अंडमान कहलाता है। निकोबारी इस घटना के बाद निकोबारियों में एक बदलाव आया। वहां पर अलग अलग गांव के बीच भी वैवाहिक संबंध होने लगे। अलग अलग गांव के युवा युवती भी आपस में विवाह करने लगे, और माना जाता है कि ततारा वामिरो की शायद ये त्यागमयी मृत्यु ही इस सुखी परिवर्तन के लिए, यानी इस सुखी बदलाव का कारण बनी थी। इस पाठ से कुछ संभावित प्रश्न देख लेते हैं। ततारा और वामिरो का विवाह संभव क्यों न था? ततारा समुद्र तट पर क्यों गया? वामिरो समुद्र तट पर क्या कर रही थी? ततारा का चरित्र चित्रण कीजिए। वामिरो ने ततारा को अपना नाम क्यों नहीं बताया? ततारा से बिछड़ने के बाद वामिरो का क्या हाल हुआ? छात्रों, इस पाठ को हम विस्तृत रूप से देख चुके हैं। फिर भी कोई शंका, कोई संदेह हो तो जरूर पूछिएगा। अब मैं विदा लेना चाहूंगी। नमस्कार।